आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख चुके हैं तो उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका सबसे पहले अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख चुके हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स जो है इनर डी कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑप्शन दिया हो रहेगा और पूछेगा कि बताइए इनर डी कॉम्प्लेक्स है या आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड देखेंगे हम लोग लो स्पिन या फिर हाई स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। थर्ड हो जाएगा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स एंड डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, यानी दो तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करता है, एक पैरामैग्नेटिक और एक डाईमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा और डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा। फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएगा वो आएगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा शो कलर्ड या फिर कलरलेस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो कलर को शो करेगा या फिर कलरलेस रहेगा। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद पढ़ा जाता है। मतलब हम हाइब्रिडाइजेशन जब VBT सीख चुके हैं तो उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ VBT भी कह सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन सीखने के बाद इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला क्या है, इनर डी कॉम्प्लेक्स और आउटर डी कॉम्प्लेक्स। तो देख लेते हैं क्या है ये। जैसे इधर हम लिख दिए इनर और इधर हो गया आउटर। इनर डी कॉम्प्लेक्स हमको पता है डी हमेशा कहाँ होगा, अंदर होगा, यानी इसमें डी अंदर कहने का मतलब DsP2 या फिर हम लिखते हैं D2sp3। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो क्या आएगा DsP2, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो क्या आएगा D2sp3। इन दोनों केसेस में इसको अगर किसी का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन इनर डी के तरफ आता है तो उसको हम लोग इनर डी कॉम्प्लेक्स कह देंगे। ठीक है, इनर डी कॉम्प्लेक्स जो भी होंगे वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। मतलब जो यहाँ पे क्या होगा ना कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, पढ़ना 3 ही है, उसी से रिलेट कर करके हम लोग बाकी सारा निकाल लेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखे तो नीचे के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे और ऊपर का कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए हमको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। ठीक है, इधर आ जाते हैं आउटर में। आउटर में क्या हो जाएगा sp3d2, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन D कहाँ है, बाहर है, तो ये हो गया आउटर डी कॉम्प्लेक्स। और इसका क्या हो जाएगा, ये हमेशा शो करेगा हाई स्पिन। अब ये हाई स्पिन और लो स्पिन क्या है, एक तरह से हम लोग देख सकते हैं जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगांड होते हैं वो सारे लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ये क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगांड है तो हमेशा इनर डी कॉम्प्लेक्स ही आ जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगांड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा आएगा, इनर आएगा। जरूरी नहीं है लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। लो स्पिन एक तरह से हम समझ सकते हैं जिसका स्ट्रॉन्ग लिगांड है वो क्या शो करेगा, लो स्पिन। लेकिन बार बार हम यही चीज़ कह रहे हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स में नहीं, कभी कभी ये चीज़ हम मान सकते हैं कि अगर लो स्पिन है तो उसका कैसा लिगांड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगांड का कॉम्प्लेक्स है वो। और इधर आ जाते हैं हाई स्पिन में। हाई स्पिन में हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला जो होगा वो वीक लिगांड का कॉन्सेप्ट होगा। मतलब बेसिकली क्वेश्चन बनाने के टाइम अगर हमको डायरेक्ट ही एक कहा जाता है ना कि हम डायरेक्ट अटेम्प्ट लेना चाहते हैं सिर्फ ऑप्शन देख के, तो उस टाइम हम ये सोच सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगांड है तो वो लो स्पिन होगा और वीक लिगांड है तो वो क्या होगा, हाई स्पिन होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा हमको निकाल के तब सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो इनर डी कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स होगा देख लिए हम लोग। अब इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, हाई स्पिन से रिलेटेड और लो स्पिन से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि ये है क्या। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर और डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक और इधर लिख लेते हैं डाईमैग्नेटिक। मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा और कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो डाईमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। जितना भी कॉम्प्लेक्स जिसके पास की कॉम्प्लेक्सेस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर में ना हो,
अनपेयर्ड बच जाए। जैसे कि वीक लिगैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग पेयर नहीं करते हैं, जैसे रहता है वैसे ही छोड़ देते हैं, मतलब अनपेयर्ड ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और डाईमैग्नेटिक में क्या होगा, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो सब क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और इन दोनों का एक और कैरेक्टर क्या है कि पैरामैग्नेटिक जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो कलर शो करते हैं, शो कलर, और डाईमैग्नेटिक जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो कलरलेस होते हैं, यानी ये सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कलर शो नहीं करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है, हमको मैग्नेटिक बिहेवियर जानना है, एक तो पैरामैग्नेटिक का और दूसरा डाईमैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, कलर शो होगा, और डाईमैग्नेटिक में कलर शो नहीं होगा। जैसे हम लोग इनर डी और आउटर डी में देखे थे तो वहाँ लो स्पिन और हाई स्पिन हमको समझ में आया था। यहाँ पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर देख के हमको क्या देखना है, कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन 4 तरह से पूछ सकता है। पहला पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, तो उन सारे का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया वो पैरामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा वो डाईमैग्नेटिक, मतलब जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाईमैग्नेटिक कहेंगे। और उस टाइप का कॉम्प्लेक्स हमेशा कलरलेस होगा, और जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा वो हमेशा कलर शो करेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शोन बाय। इन चारों कॉम्प्लेक्स में से कौन है जो सबसे मिनिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके हमको सबका क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन के बीच में जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते थे उसी से हमको पता चलता था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। ये 3 स्टेप तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ क्या देखेंगे, सब में लिगांड क्या है, H2। अब उतना डिटेल्स में अगर हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन को तुरंत बनाने का क्या टेक्निक है, जैसे यहाँ H2O है, देख के ही पता चल रहा है H2O सब में है, यानी कि 0 × 6 सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ तो H2O 0 0 0 तो वहाँ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे जितना भी मेरा है, जैसे Mn है पहला वाला, तो Mn का क्या हो जाएगा +2, सेकेंड वाला क्या है Fe, Fe पे क्या आ जाएगा +2, CO इस पे भी आ जाएगा +2। अगर हम ना भी निकाले तो हमको ये बात समझ में आ रहा है, Cr का भी क्या हो जाएगा +2। मतलब यहाँ पे सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही आएगा, क्योंकि लिगांड क्या है H2O, 0 × 6 करेंगे कुछ फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे +2 जो है वही आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये सारा 3D का कॉम्प्लेक्स है, सारा का सारा जितना भी सेंट्रल मेटल है वो 3D ऑर्बिटल का है, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी किसी को d ऑर्बिटल याद ही नहीं है कि किसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो अगर हमको एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो हम कभी भी ज़िंदगी में कॉन्फ़िगरेशन लिख ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर टेक्निक वाइज सिर्फ 3D सीरीज़ का याद करेंगे और किसी का नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें ज़्यादातर क्या यूज़ हो रहा है, 3D सीरीज़ का यूज़ हो रहा है। अब PT PD ये सब है तो उसके लिए हम टेक्निक बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 3D सीरीज़, 3D सीरीज़ में क्या होता है, SC सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन, फिर कोई नया सेंचुरी जमाएगा। बस हमको 30 तक याद करना है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन, फिर कोई नया सेंचुरी क्या करेगा, जमाएगा। यहाँ स्टार्ट होता है 21 से, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यहाँ हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, 30 तक हम लोग एटॉमिक नंबर लिख लिए, कॉन्फ़िगरेशन करना अब और आसान हो जाएगा। Mn कितना नंबर पे 25, ठीक है। तो 25 है और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन इसमें बच गया 23। इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा आर्गन 18 और इसका क्या लिख देंगे 3D। 18 में जितना जोड़ने पे 23 आए उतना ही इलेक्ट्रॉन डी पे, ये ट्रिक है। 18 में जितना जोड़ने पे मतलब 18 में कितना ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23, तो 5 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ बस लिख देंगे 5, बस इसको सिंपली इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना है। फिर नीचे वाला में क्या है Fe है, तो Fe का कितना था 26 है, तो कितना हो जाएगा 24। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आर्गन 18 3D, 24 है तो 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा
CO+2, CO का कितना है 27, 27 में से 2 जाएगा तो कितना 25, आर्गन 18, 3D7, लास्ट वाला आ गया Cr+2 यानी क्रोमियम। तो हम जान लेते हैं कि 2 एक्सेप्शन होता है, एक तो होता है क्रोमियम और दूसरा होता है कॉपर। ये दोनों एक्सेप्शन है। यहाँ हमको भरना चाहिए आर्गन 18 4s2, तो हम यहाँ भरेंगे 4s1 और ये हो जाएगा 3d5। मतलब 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और d5 को फुलफिल कर देता है। यहाँ पे जो 29 है इसमें भी वही कहानी होगा। यहाँ आर्गन 18 4s1 और ये हो जाएगा 3d10। मतलब ये अपना एक और वाइटल छोड़ के s अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के 3d10 को क्या करता है, फुलफिल कर देता है। एक बार हाफ फिल किया d को और एक बार फुलफिल किया। तो ये दोनों एक्सेप्शन है। इसका जब हम लोग भरेंगे तो इस तरह से भरेंगे, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रोमियम में से जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 3d4 लिखाएगा, क्योंकि एक s से लिए और एक d से लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना था। तो यहाँ क्या लिखाएगा 3d4 लिखाएगा। ऐसे भी जब हम ऐड करके करते ट्रिक से तब भी 3d4 ही आता, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे ताकि हमसे मिस्टेक ना हो कभी। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रोमियम का कितना है एटॉमिक नंबर 24, 24 में से 2 गया 22, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर्गन 18 और 3d4, क्योंकि 18 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं एक एक करके। 5 ऑर्बिटल सब में होता है, हमको पता है। डी में 10 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल होता है, 10 इलेक्ट्रॉन भराता है। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, अनपेयर ही छोड़ देंगे क्योंकि H2 को वीक लिगांड है, मतलब सब में अनपेयर ही रहेगा, पेयर कहीं नहीं होगा क्योंकि H2 क्या है वीक लिगांड है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। अब हमसे क्या पूछा गया है, मिनिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा वो मिनिमम पैरामैग्नेटिक, कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, और जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो इन सब में किस में हमको दिख रहा है कि सबसे मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनपेयर्ड है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 5 अनपेयर्ड है फर्स्ट में, सेकेंड में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, थर्ड में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, और फोर्थ में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। तो मिनिमम, सबसे मिनिमम किस में है, इसमें तो 5 है, लिख लेते एक एक करके। 5 है, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 3 और इसमें कितने हैं 4, यानी थर्ड वाला जो है हमारा COH2O का होल 6+2 यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें क्या है 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक सब शो कर रहा है क्योंकि सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मिनिमम सबसे कम कौन कर रहा है, तो ये वाला कर रहा है। अगर इसी में पूछ देता मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा वाला चूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वाला कौन है, ये, क्योंकि Mn में कितना है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। समझ गए, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक किस तरह से। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें पूछेगा कि कलरलेस कॉम्प्लेक्स कौन है। तो इस तरह से एक एक एग्जाम्पल करके हम लोग समझते जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ कलरलेस एंड डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कलरलेस भी है और डाईमैग्नेटिक भी है। तो जाहिर सा बात है जो डाईमैग्नेटिक होगा वही कलरलेस, जिसमें कि सारा इलेक्ट्रॉन क्या रहे, पेयर्ड रहे। तो एक एक करके हम लोग इसका निकालना शुरू करते हैं। तो COF का होल 6 और -3 है। तो यहाँ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का है कि 3 आएगा, फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा CO और प्लस एक F पे कितना -1 चार्ज, -1 × 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा -3, मतलब CO पे चार्ज क्या आ जाएगा +3। वही चीज़ हो रहा है जो हम लोग सोचे हैं, 6 है और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का है 2 ही आएगा। फिर भी एक एक करके हम निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका क्या आने वाला है, वो हम लोग निकाल के आप लोग देख लीजिएगा। तो CO का कितना हो जाएगा, CO का +3 हो गया। सेकेंड वाला क्या आया था, NI है, NI का कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये ट्रिक सेट कर रहा है। NiCl का होल 4 और इस पर -2 चार्ज है, तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, NI पे +2 चार्ज हो जाएगा।
और यहाँ Fe पे क्या हो जाएगा +3, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसका CO का कितना होता है ये एटॉमिक नंबर 27, ठीक है। तो 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 24, तो इसका मतलब हमको 24 इलेक्ट्रॉन का यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो क्या लिखेंगे आर्गन 18 और 3d6, Ni+2, Ni का होता है ऐसे 28, लेकिन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसका कितना बच गया 26, आर्गन 18 और यहाँ हो जाएगा 3d8। सेम यहाँ Ni+2 है, इसमें भी वही चीज़ 3d8, यहाँ Fe+3 है। Fe का कितना होता है ये एटॉमिक नंबर, Fe का होता है 26, ठीक है। तो 26 में से हम लोग क्या करेंगे 3 निकाल लिए तो 23 बचा, 23 और इसका क्या हो जाएगा आर्गन 18 3d5। अब d ऑर्बिटल्स को फिल करने का बारी आया। तो d ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं तो किसको देखते हैं हम लोग, लिगांड को देखते हैं। तो फर्स्ट लिगांड जो है CO का वो वीक लिगांड है, तो इसका इलेक्ट्रॉन हम लोग अनपेयर्ड एक एक करके लिख लेते हैं। किसका, इसका अनपेयर्ड छोड़ना है क्योंकि ये क्या है वीक है। सेकेंड वाला CN ये क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो इसका पेयर करना है, ठीक है। Cl थर्ड वाला ये भी वीक है तो इसको अनपेयर्ड छोड़ना है। फोर्थ वाला क्या है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा पेयर करना पड़ेगा। अब हम शॉर्ट में लिख लिए किसको अनपेयर करना था किसको पेयर, तो फर्स्ट वाला हमको अनपेयर्ड ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका लिगैंड क्या है वीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 भर दिए। अब यहाँ D8 में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं कि इसको पेयरिंग करना है क्योंकि इसका जो थर्ड वाला है उसका लिगैंड कैसा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर देंगे पेयर कर देंगे। मतलब इसमें सेकेंड वाले में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। थर्ड वाले में आते हैं, थर्ड में क्या करना है कितना इलेक्ट्रॉन इसमें भी रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें एक 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे वीक लिगैंड है, तो हम इसको पेयर नहीं करेंगे जैसे था वैसे ही छोड़ देंगे। लास्ट वाला में कितना है 5 है, तो इसका स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हुए भी जब भी हम इसको पेयर भी कर देते हैं 1 2 3 4 5, जब हम इसको पेयर भी कर देंगे ना तब भी 2 ऑर्बिटल्स जो है वो पूरा पेयर रहेगा और एक ऑर्बिटल जो है वो खाली रह जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड बचा हुआ है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हुए भी यहाँ पे ये एक अनपेयर्ड छोड़ दिया। फोर्थ नंबर FeCN का होल 6 और कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज, तो यहाँ पे ये जो है ये डाईमैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा जबकि लिगैंड कैसा था स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ जो हमारा है सेकेंड वाला जिसमें सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है पेयर हो गया है, इसीलिए यही वाला क्या है हमारा आंसर है, यानी जो कि कलरलेस भी है और डाईमैग्नेटिक भी है। तो सेकेंड वाला यही आंसर है जो कि डाईमैग्नेटिक है और कलरलेस है। इन चारों में से यही कॉम्प्लेक्स है जो क्या कर रहा है सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड है, जिसके कारण ये कैसा शो कर रहा है ये शो कर रहा है कलरलेस और डाईमैग्नेटिक बिहेवियर। तो सिंपली हमको क्या समझना है पारा डाई, पारा रहेगा तो कलर शो करेगा, डाई रहेगा तो कलर शो नहीं करेगा, और पैरामैग्नेटिक कब रहेगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे। मतलब सिंपली हमको बस इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए तो हम सारा कैरेक्टर देख सकते हैं। 4 कैरेक्टर इसी पे बेस्ड है, क्या पारा डाई मैग्नेटिक मोमेंट और कलर वाला, ये सब इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को। अब जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पढ़ेंगे, यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। इसमें हमको सिर्फ छोटा छोटा 3 बात याद रखना है। सबसे पहले इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं म्यू से, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। और म्यू अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा √n × n+2 वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है अगर हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं उस टाइम हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गया उसी को यहाँ पे क्या माने हैं n, तो फॉर्मूला क्या है √n × n+2, ठीक है। और इसको यूनिट ऑफ म्यू इज bm,
यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बोर मैग्नेटॉन में इसको नापते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर लिखा रहा है 1.73 BM या फिर कुछ भी, तो हमको वहाँ से पता चल जाएगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। ये 3 बात बहुत सिंपल सा है जो हमको याद रखना है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को, म्यू से। दूसरी बात, अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, √n × n+2, जहाँ की n क्या होगा, n याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि n हमेशा क्या करता है, कन्फ्यूज़ करता है कि ये n मतलब क्या दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना है, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, जो भी n का वैल्यू रहेगा हम लोग यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद उसको निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ म्यू इज BM, इसको नापते हैं BM यानी कि बोर मैग्नेटॉन में, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला से समझ लेते हैं हम लोग, CuNH3 और इस पे हम लोग चार्ज दे देते हैं +2। तो यहाँ हमको पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा Cu का। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, +2, मतलब Cu जो है वो कन्वर्ट हो चुका है Cu+2 में। यहाँ जो कॉपर है उसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 29 होता है, और ये एक एक्सेप्शन है, ये हमको पता है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29, इसका एक्सेप्शन है तो क्या हो जाएगा, 4s1, आर्गन 18, 4s1 और 3d10, यानी D में 10 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए S अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये हम पहले भी जान चुके हैं। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3d9। यहाँ पे अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमको पता चलेगा D9 को फिल करना है। अगर D9 को आइदर स्ट्रॉन्ग लिगांड हो या वीक लिगांड हो, जैसे ही हम फिल करते हैं वो वैसे का वैसा ही रह जाता है। अगर हम पेयरिंग भी करेंगे तब भी वैसा ही मिलेगा हमको, और अनपेयर छोड़ देंगे तब भी वैसा ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या बच गया है, अनपेयर्ड रह गया है। इसका हम लोग अगर फॉर्मूला पे बैठा है तो फॉर्मूला क्या कहता है, √n × n+2, तो √1 × 1 + 2 तो कितना आ जाएगा, √3 का वैल्यू क्या आएगा, 1.73 BM, यानी कि यहाँ पे √3 आया था, इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.73 BM हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। एक आसान सा ट्रिक है, अगर हमको रूट में निकालना नहीं आता है या फिर प्रॉब्लम होता है कि √3 का वैल्यू क्या है, √2 का वैल्यू क्या है, मतलब याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो यहाँ n का वैल्यू क्या होता था, 0। तो n का वैल्यू अगर 0 होता तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या हो जाता, 0, क्योंकि √0 आता तो उसका वैल्यू भी 0, ठीक है। यदि यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग याद रखेंगे, इफ़ n = 1 देन म्यू = 1 पॉइंट समथिंग, मतलब वहाँ ये ध्यान देंगे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था तो उसका वैल्यू भी 1 पॉइंट समथिंग में आ रहा था, और अगर ये वैल्यू बढ़ता भी है, अगर 2 हो जाता है, n का वैल्यू अगर 2 हो जाता है तो यहाँ नोटिस करेंगे, ऐसे तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, जितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रूट से निकालने के बाद भी वही आंसर आएगा, और ऐसे अगर हम लोग देख के मारना चाहते हैं, जैसे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आया तो हम मार दिए टिक कि क्या 1.73 BM वाला होगा ऑप्शन में जो भी हमको दिखा, और अगर आंसर भी लिखना है तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। मतलब सिंपली जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वही मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर भी होता है, ट्रिक वाइज ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला बैठा के, √n × n+2 करके, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैग्नेटिक मोमेंट से क्वेश्चन रहता ही रहता है।